वेलकम बैक। चालकता और अभिगमनांक का निर्धारण। चालकता हमने पहले प्रदर्शित कर दिया था। अभिगमनांकों के निर्धारण की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की थी, जिसमें विद्युत अपघट्य के आयनों का अभिगमनांक दो विधियों के रूप में किया जाता है, जिसमें पहली विधि हिटॉर्फ विधि जो हमने कंप्लीट कर दी थी। अब सेकंड विधि हम लेके चल रहे हैं, जो है चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मेथड। वह विधि जिसमें विद्युत अपघट्य एक निश्चित सीमा के रूप में चलते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मेथड कहते हैं। और मूविंग बाउंड्री मेथड विधि वास्तव में एक यथार्थ मापन की, अभिगमनांकों का यथार्थ मापन करने की विधि है, जिसके अंदर हम यथार्थ रूप से अभिगमनांकों का या विद्युत अपघट्य आयनों के अभिगमनांकों का निर्धारण करते हैं। तो वापस ध्यान देना, पहले वाली विधि की तुलना में यथार्थ मापन विधि के रूप में चल सीमा विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके पॉइंट्स ध्यान रखना। चल सीमा विधि ये किसके लिए काम आती है, पहले ये ध्यान रखना। इसका काम है अभिगमनांकों का निर्धारण। अभिगमनांकों का निर्धारण करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। और अभिगमनांक को प्रदर्शित किया जाता है धनायन के अभिगमनांक को T+ से और ऋणायन के अभिगमनांक को T- से दर्शाते हैं। इसके अभिगमनांकों के निर्धारण की एक विधि हमने कर रखी है हिटॉर्फ, सेकंड है चल सीमा विधि। इस विधि में के द्वारा हम आयनों के अभिगमनांकों का यथार्थ या एक्यूरेट मापन या कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी चीज, चालकता सेल में यहाँ पर जिस विद्युत अपघट्य सेल का हम उपयोग यहाँ पर करेंगे, उसमें दो प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयन भरे जाते हैं। तो इसके चालकता सेल में दो विद्युत अपघट्यों के विलयन भरे जाते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं मुख्य विद्युत अपघट्य या मेन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और कौन सा मेन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा ये ध्यान रखना है, वह विद्युत अपघट्य विलयन जिसके आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करना है उसी को हम मुख्य विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। जैसे मुझे HCl के धनायन H+ और ऋणायनों का अभिगमनांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर HCl मुख्य विद्युत अपघट्य विलयन कहलाता है। और सेकंड जो विद्युत अपघट्य विलयन हम यहाँ प्रयुक्त करेंगे वो है सूचक विद्युत अपघट्य विलयन या इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या सूचक विद्युत अपघट्य विलयन कौन सा लेना है, उसके गुण क्या क्या होंगे वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सामान्यतः यहाँ हम ऐसे सूचक विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं जिनमें इस विद्युत अपघट्य के ऋणायन और सूचक विद्युत अपघट्य के ऋणायन समान होने चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, सूचक विद्युत अपघट्य का चयन करते समय यह ध्यान रखना है कि जो मुख्य विद्युत अपघट्य का धनायन है उसकी तुलना में सूचक विद्युत अपघट्य का जो धनायन दिया गया है उसकी गतिशीलता कम होनी चाहिए। गतिशीलता कम का धनायन यहाँ पर सूचक विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसे सूचक विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है जिसका ऋणायन मुख्य विद्युत अपघट्य से समानता रखता हो। नंबर 2, जिस सूचक विद्युत अपघट्य के अंदर जो धनायन प्रयुक्त किया जा रहा है उसकी गतिशीलता मुख्य विद्युत अपघट्य के धनायन से कम होनी चाहिए। नंबर 3, सूचक विद्युत अपघट्य का धनायन रंगीन होना चाहिए ताकि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में सीमा के स्थानांतरण को या बाउंड्री के मूवमेंट को हम बाहर से देख करके ज्ञात कर सकें। और तीसरी प्रक्रिया और आती है कि जब भी हम विद्युत अपघट्य में सूचक विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं तो सूचक विद्युत अपघट्य के विलयन का घनत्व हमेशा मुख्य विद्युत अपघट्य से अधिक होना चाहिए, ताकि नीचे के परत के रूप में हम स्पष्ट रूप से सूचक विद्युत अपघट्य को मुख्य विद्युत अपघट्य के विलयन से पृथक कर सकें। तो घनत्व में भी सूचक विद्युत अपघट्य विलयन का घनत्व अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चल सीमा विधि में दो प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयन प्रयुक्त करते हैं। एक ही चालकता सेल में इन दोनों को भरा जाता है और घनत्व में अंतर के कारण ये दो निश्चित रंग और सीमा युक्त इसका निर्माण करते हैं या सीमा का या चल सीमा का निर्माण करते हैं। फिर इस सूचक विद्युत अपघट्य के सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है
मैंने पॉइंट्स बता रखे हैं। फिर एक बार वापस आप देखें तो सूचक विद्युत अपघटय के चयन करते समय हमें या सिलेक्शन करते समय कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान रखना है, उसमें नंबर 1 है दोनों विद्युत अपघटय सूचक और मुख्य विद्युत अपघटय के ऋणायन हमेशा कैसे होने चाहिए, समान। जैसे हमने मुख्य विद्युत अपघटय के रूप में HCl लिया है, तो यहाँ पर सूचक विद्युत अपघटय यदि मैं प्रयुक्त करूँगा तो आपको क्लोराइड ही लेना है। किसी भी रंगीन धातु धनायन के क्लोराइड को हम सूचक विद्युत अपघटय के रूप में ले सकते हैं, जिनमें इसका ऋणायन और सूचक विद्युत अपघटय का ऋणायन कैसा हो, समान। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कैडमियम क्लोराइड, तो यहाँ पे दोनों विद्युत अपघटयों के ऋणायन समान होने अनिवार्य हैं। ऐसे ही सूचक विद्युत अपघटय का सिलेक्शन करना है। सेकंड स्थिति है कि जो भी विद्युत अपघटय हम सूचक के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं उसका धनायन कैसा होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, ताकि हम बाउंड्री को स्पष्ट रूप से सूचक और जो मुख्य विद्युत अपघटय है उनके मध्य अंतर करने के लिए एक निश्चित बाउंड्री रंग के रूप में हम पृथक देख सकें। इसलिए धनायन सूचक का जो धनायन है वो रंगीन प्रकृति का होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है कैडमियम। इसी तरीके से तीसरी परिस्थिति ध्यान रखनी है, सूचक विद्युत अपघटय के धनायन की गति या गतिशीलता हमेशा मुख्य विद्युत अपघटय के धनायन से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं गतिशीलता अगर प्रदर्शित करूँ, एक मैंने धनायन कैडमियम ले रखा है और दूसरा मुख्य विद्युत अपघटय का धनायन कौन सा है, H+। तो इन दोनों में से किसका मान या किसकी गतिशीलता अधिक होनी चाहिए, तो इन दोनों में से H+ की गतिशीलता अधिक होनी चाहिए और मुख्य विद्युत अपघटय के धनायन की गतिशीलता क्या होनी चाहिए, कम। तो कैडमियम की गतिशीलता कम और H+ आयनों की तुलनात्मक रूप से गतिशीलता अधिक होती है, इसलिए हम इसका चयन कर सकते हैं। इसी तरीके से चौथे नंबर पर हम लेते हैं कि मुख्य विद्युत अपघटय के विलयन का घनत्व सूचक विद्युत अपघटय के विलयन से कम होना चाहिए। तो डेंसिटी जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं कौन से, मुख्य विद्युत अपघटय के विलयन का घनत्व, अर्थात अगर मैं HCl की डेंसिटी और कैडमियम क्लोराइड की डेंसिटी की बात करता हूं तो ऐसी स्थिति में इस HCl की डेंसिटी कम और कैडमियम क्लोराइड की डेंसिटी या उसके विलयन का घनत्व अधिक होना चाहिए, ताकि स्पष्ट सीमा रेखा निर्धारित हो सके। तो मुख्य विद्युत अपघटय के विलयन का घनत्व, मुख्य विद्युत अपघटय ये सूचक विद्युत अपघटय के विलयन से कम हो तो कम होना चाहिए, ताकि हम दोनों विलयनों के मध्य सीमा का निर्धारण देख कर सकें कि यहाँ से स्पष्ट सीमा रेखा भिन्न प्राप्त होती है। तो इन 4 पॉइंट्स की सहायता से हम एक ऐसे सूचक विद्युत अपघटय का चयन करते हैं जिसकी सहायता से चल सीमा विधि से हम HCl मुख्य विद्युत अपघटय के धनायन H+ के अभिगमनांक का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया में हम उपकरण व्यवस्था देख रहे हैं। तो यहाँ पर उपकरण व्यवस्था इसी रूप में की जाती है। तो उपकरण व्यवस्था किसके लिए है, ये चल सीमा विधि की उपकरण व्यवस्था है। चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मेथड की ये व्यवस्था आपको दी गई है। इस व्यवस्था में ऊपर कैथोड है, नीचे एनोड है। इन दोनों विलयनों के अंदर नीचे यहाँ पर कैडमियम क्लोराइड का सूचक विद्युत अपघटय विलयन भरा हुआ है और ऊपर मुख्य विद्युत अपघटय HCl भरा है। तो ऊपर HCl है और नीचे कैडमियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। इन दोनों की सीमा रेखा यहाँ पर मैं पॉइंट करके प्रदर्शित कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे रंगीन विलयन है और रंगीन विलयन है इसलिए इसकी सीमा यहाँ पर निर्धारित हो रही है, उसको AA- के रूप में प्रदर्शित किया गया। उसके बाद में जैसे ही हम दूसरे HCl विलयन की बात कर रहे हैं तो ऊपर से AA- तक अभी HCl विलयन है और AA- के नीचे कैडमियम क्लोराइड विलयन है। इसका मतलब कैडमियम क्लोराइड का घनत्व क्या है, उच्च है। तो जिस विद्युत अपघटय का घनत्व उच्च होगा वो हमेशा नीचे की परत के रूप में निर्मित होगा। चूंकि ये कलर्ड है तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगी। AA- इसकी सीमा को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में इसके क्रम में ही हम प्रतिरोध बॉक्स, धारा स्रोत, एमीटर और वोल्टामीटर के साथ में इसको उपकरण को व्यवस्थित करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस विलयन के अंदर ऊपर वाले में H+ आयन है, नीचे वाले विलयन में कैडमियम धनायन है और अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये H+ आयन और कैडमियम आयन कैथोड अर्थात
ऋण इलेक्ट्रोड की ओर स्थानांतरित होंगे। H+ आयन का अभी गतिशीलता अधिक है और कैडमियम की गतिशीलता अधिक है, ये कम है। तो H+ आयन तो चले जाएंगे कैथोड पर पहले, लेकिन पीछे पीछे कैडमियम आयन भी स्थानांतरित होंगे। तो जितने H+ आयन ऊपर निकल रहे उतने कैडमियम आयन क्या हो जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कैडमियम आयन चूंकि रंगीन आयन है, इसलिए नीचे से ऊपर जैसे जाएंगे इसकी बाउंड्री यहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएगी, एक निश्चित बिंदु यहाँ तक मान लीजिए पहुँच गई। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम इसमें विद्युत प्रवाहित करना बंद कर देते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह रोक देते हैं। अब हमारे पास में स्थानांतरण हो गया है AA' से BB' तक। हाँ, यहाँ पर धनायन विस्थापन हुआ, अर्थात ये जो सीमा थी ये स्थानांतरित होकर BB' तक पहुँच जाती है। तो सीमा विस्थापन AA' से BB' तक हो जाता है और इसी सीमा विस्थापन के उपयोग की सहायता से हम यहाँ पर H+ आयन के अभिगमनांक का निर्धारण करते हैं। चल सीमा विधि द्वारा अभिगमनांक निर्धारण की प्रक्रिया के अंदर हम कैलकुलेशन ले रहे हैं, जिसके अंदर यदि इस उपकरण के अंदर Q विद्युत की मात्रा, Q फैराडे के रूप में विद्युत की मात्रा यदि इसमें प्रवाहित की जाती है, तो इस सूचक विद्युत अपघटय के कलर्ड विलयन से होते हुए ऊपर की ओर विलयन प्रवाहित होगा और ऐसी स्थिति के अंदर AA' सीमा से होते हुए BB' सीमा तक विद्युत अपघटय के आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित होंगे, अर्थात कैडमियम और H+ आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित होते हैं। और इस प्रक्रिया के अंदर यदि सीमा विस्थापन L सेंटीमीटर दूरी तक है तो हम इस चल सीमा विधि द्वारा H+ आयनों का अभिगमनांक किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो उसमें गणना है, सिंपल सी प्रक्रिया आप करेंगे। Q यहां पर हम ले रहे हैं विद्युत की मात्रा, तो Q विद्युत की मात्रा जो कि यहां पर ली गई है फैराडे में प्रवाहित करने पर, Q विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर यदि L विस्थापन या कह सकते हैं सीमा विस्थापन L सेंटीमीटर है, सीमा विस्थापन L सेंटीमीटर है, तो जो विस्थापित विलयन है उस विस्थापित विलयन का हम आयतन यहां ज्ञात कर सकते हैं। तो सीमा विस्थापन L सेंटीमीटर है, तो विस्थापित विलयन या कह सकते हैं स्थानांतरित विलयन की मात्रा हम यहां पर ले रहे हैं आयतन में। मान लीजिए V सेंटीमीटर क्यूब विलयन विस्थापित होता है। इस V सेंटीमीटर क्यूब विलयन का मान अगर हम ज्ञात करें तो हम इस इलेक्ट्रोड जो दिया, जो सेल दे रखी है, इस सेल के अंदर जो ये पाइप है, इस पाइप का काट क्षेत्रफल और इसकी लंबाई, काट क्षेत्रफल यदि यहाँ से नापा जाए, जिसको मैं यदि A मान लेता हूँ, A सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई जिसमें विलयन प्रवाहित हो रहा है या विद्युत अपघटय में H+ आयन कैथोड की ओर विस्थापित हो रहे हैं, इसकी लंबाई यदि L है तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन के बराबर होगी। ऐसी स्थिति में V सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्षेत्रफल इंटू लंबाई लिखकर प्रदर्शित कर देते हैं, मात्रक वही सेंटीमीटर क्यूब में रहता है। और इस V सेंटीमीटर क्यूब विलयन विस्थापन के अंदर Q विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, H+ आयन और कैडमियम आयन कैथोड की ओर विस्थापित हो रहे हैं। यदि इस विलयन के अंदर भरा हुआ HCl, यहाँ पर हमने कौन सा मुख्य विद्युत अपघटय ऊपर ले रखा है जिसमें सीमा विस्थापन हो रहा है, HCl मुख्य विद्युत अपघटय लिया गया है। यदि HCl की सांद्रता आपको दे रखी है, सांद्रता मान लीजिए N ग्राम तुल्यांक सांद्रता प्रति लीटर दे रखी है, तो N ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर सांद्रता यदि HCl की दी गई है तो हम इससे H+ आयनों की तुल्यांक मात्रा ज्ञात कर सकते हैं और अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए H+ आयनों के ग्राम तुल्यांकों का उपयोग किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर HCl जो प्रयुक्त कर रहे हैं, HCl
की सांद्रता कितनी है? HCl की सांद्रता मान लीजिए है n ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो क्या होगा? तो H प्लस आयन की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे? H प्लस आयन की मात्रा ज्ञात की जाती है इसकी नॉर्मलता इनटू कितना विलयन स्थापित हुआ है या विस्थापित हुआ है। विलयन का आयतन अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूं तो हमें इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये H प्लस आयन की मात्रा आ जाएगी और ये मात्रा किस में होगी? ग्राम तुल्यांक के अंदर आएगी और इसको हम प्रति लीटर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर प्रति लीटर में V इंटू N अपॉन 1000 ग्राम तुल्यांक H प्लस आयन विस्थापित हो रहे हैं और इन विस्थापित H प्लस आयनों की मात्रा को हम फैराडे विद्युत की मात्रा के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने की प्रक्रिया क्या है कि हम मानते हैं कि यदि 1 ग्राम तुल्यांक दिया गया है तो 1 ग्राम तुल्यांक किसके बराबर होता है? द्वारा वहन की गई विद्युत मात्रा किसके बराबर होगी? ये होगी 1 फैराडे के बराबर। 1 ग्राम तुल्यांक अर्थात 1 मूल इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण करने या विस्थापित करने या एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में कितने फैराडे की आवश्यकता होती है? 1 फैराडे, क्योंकि इसमें 1 मूल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1 फैराडे के बराबर माना जाता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 मूल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1 फैराडे के बराबर, जिसको हम 1 ग्राम तुल्यांक मानते हैं। चूंकि H प्लस आयन यहाँ पर जो विस्थापित हो रहा है उसकी मात्रा कितनी है? NV अपॉन 1000 ग्राम तुल्यांक। तो ऐसी स्थिति में यदि H प्लस आयन जो विस्थापित हो रहे हैं उसकी मात्रा यदि आपको पता हो तो उसके द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 1 ग्राम के तुल्यांक की जगह मैं लिख देता हूँ NV सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000 और ये किस में आएगा? ग्राम तुल्यांक में। तो V सेंटीमीटर क्यूब इंटू N अपॉन 1000 ग्राम तुल्यांक H प्लस आयनों द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा, अर्थात जितने ग्राम तुल्यांक है उतने फैराडे होगी। तो यहाँ पर जितने ग्राम तुल्यांक है उतने ही फैराडे के बराबर विद्युत की मात्रा आ जाएगी। NV आप इसमें साथ में सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है और इसी को लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं और ये मात्रा किस में आएगी? फैराडे में। लेकिन हमने V सेंटीमीटर क्यूब जो विस्थापित आयतन है, जो H प्लस आयनों का विस्थापित आयतन है, वह मान हमने चल सीमा विधि के द्वारा ज्ञात कर रखा है, जो कि जिस सेल के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसमें जो नली दे रखी है उसका काट क्षेत्रफल और विस्थापित विलयन सीमा की लंबाई के गुणनफल के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में N की जगह N रहने देते हैं, V सेंटीमीटर क्यूब की जगह काट क्षेत्रफल A और लंबाई जिस पर सीमा विस्थापित हुई है इंटू L, इन दोनों का गुणनफल V सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा और डिवाइड करेंगे 1000 से और ये दी गई मात्रा किसके बराबर होगी? फैराडे विद्युत की मात्रा के बराबर। अर्थात H प्लस आयन जो कैथोड की ओर विस्थापित हो रहे हैं उनके विद्युत की या उनके द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा फैराडे में प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि अभिगमनांक ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है, तो हम सीधा लिख रहे हैं H प्लस का या H प्लस आयनों का अभिगमनांक, और H प्लस आयनों के अभिगमनांक को हम TH प्लस के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि बराबर होगा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के अंदर किसी एक आयन जिसका हम अभिगमनांक ज्ञात कर रहे हैं उसके द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा। तो H प्लस आयनों द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा, वहन की गई विद्युत मात्रा अर्थात H प्लस आयन जो स्थानांतरित हो रहे हैं या हुए हैं वो कितनी विद्युत को लेकर विस्थापित हुए। उन विस्थापित H प्लस आयनों की मात्रा में यदि कुल विद्युत की मात्रा का भाग दे दिया जाए, और कुल विद्युत की मात्रा हमने यहाँ पर ज्ञात कर दी थी कि Q विद्युत की कुल मात्रा इस पूरे प्रक्रम के अंदर प्रवाहित हो रही है, और Q का निर्धारण हम वोल्टामीटर की सहायता से करते हैं।
तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, ऊपर आएगा H प्लस आयनों द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहां पर कुल विद्युत की मात्रा। तो कुल विद्युत की मात्रा और इन दोनों के अनुपात को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत की कुल मात्रा Q दे रखी है और H प्लस आयनों द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा फैराडे के अंदर दे रखी है। लेकिन अब ध्यान रखना, इसका मात्रक फैराडे है तो ये भी आपको किस में लेना है, फैराडे में लेना। ये जरूर ध्यान रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कई बार गलती कर देते हैं, हम सीधे कूलम में मान लेकर के फैराडे की जगह रखते हैं और सही परिणाम प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैराडे में मात्रा लेनी है, ऊपर भी मात्रा हमने फैराडे में ज्ञात कर रखी है। तो ऐसी स्थिति में T प्लस या H प्लस आयनों का अभिगमनांक किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस आयनों का यहाँ अभिगमनांक, H प्लस आयनों द्वारा वहन की गई विद्युत की मात्रा है NaL अपॉन 1000 और कुल विद्युत की मात्रा कितनी है Q, तो इसी में मैं Q का भाग दे देता हूं। तो ये आपके पास में H प्लस आयनों का अभिगमनांक प्राप्त हो जाता है। और यदि हमें H प्लस आयनों का अभिगमनांक ज्ञात है तो हम उसी विलयन के Cl माइनस आयन का अभिगमनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। और HCl के दूसरे आयन Cl माइनस का अभिगमनांक कितना हो जाएगा, एक में से हाइड्रोजन के अभिगमनांक का मान घटा दिया जाए तो यह क्लोराइड आयनों के अभिगमनांक के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में हम हिटोर्फ विधि और चल सीमा विधि दोनों की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, अभिगमनांकों का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से चल सीमा विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें यथार्थ रूप से चूंकि हमें इस विस्थापन की मात्रा जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि हम सूचक विद्युत अपघटय के रूप में कलर्ड आयन युक्त विद्युत अपघटय लेते हैं और इसलिए यह ज़्यादा ऑथेंटिक मेथड है और इससे ज्ञात की गई विद्युत की मात्रा या अभिगमनांक का जो मान है वो एग्जैक्ट आता या बिल्कुल यथार्थ रूप से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन दोनों के मात्राओं या अभिगमनांकों का निर्धारण किसी भी विद्युत अपघटय के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सरल करते हैं। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल कैसे किए जाएंगे इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर ले रहे हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी लवण के डेसी नॉर्मल विलयन का प्रतिरोध 30 ओम है तो इसकी तुल्यांक चालकता ज्ञात करिए और इसके लिए आपको सेल स्थिरांक G का मान आपको 1.8 सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सर्वप्रथम आपको ज्ञात क्या करना है, तुल्यांक चालकता का मान ज्ञात करना है और आपको सांद्रता दे रखी है और इसके अलावा सेल स्थिरांक दे रखा है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर आंसर लिखते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुल्यांक चालकता का सूत्र। तुल्यांक चालकता का हमने ये मान रखा था, तुल्यांक चालकता बराबर होता है विलयन की विशिष्ट चालकता इनटू, यदि सांद्रता दे रखी है तो 1000 अपॉन, यहाँ पर हम सांद्रता की जगह तुल्यांक चालकता ले रहे हैं तो यहाँ पर सांद्रता नॉर्मलता के रूप में रखी जाती है। चूंकि यहाँ पर नॉर्मलता तो दे रखी है, कितनी है, डेसी नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर आपको K का मान प्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ नहीं है। तो K का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या प्रक्रिया काम में लेंगे, K विशिष्ट चालकता है और विशिष्ट चालकता वास्तव में विलयन के ज्ञात की गई चालकता तथा सेल स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होती। तो विशिष्ट चालकता ज्ञात की गई चालकता और सेल स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होती है। और ये मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बता रखा है कि यहाँ पर करमचंद के सी करम, सी से चंद और जी से गांधी, महात्मा गांधी जी के पूरे नाम के आधार पर हम इसको करमचंद गांधी के नाम से याद रख सकते हैं, जिसमें के विशिष्ट चालकता को, सी दिया गया है ये ज्ञात की गई चालकता को और जी सेल नियतांक को प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अभी भी जी दे रखा है लेकिन सी अभी दिया हुआ नहीं है, लेकिन सी की जगह यहाँ पर प्रतिरोध 30 ओम दे रखा है और चूंकि कंडक्टेंस या चालकता किसके व्युत्क्रम होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम। तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र को हम C की जगह 1/R और इंटू G रख करके K ज्ञात कर सकते हैं और K का मान यहाँ रख के N का मान ऊपर दिया गया है,
सरल रख करके सरल करें तो परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो अब आप राइट साइड में यहाँ पर लिए लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है सबसे पहले वो नोट करें। सबसे पहले नॉर्मलता दे रखी है, सूत्र यही काम आएंगे। नॉर्मलता दे रखी है जिसका मान है, सबसे पहले ये ध्यान रखना, डेसी, डेसी का मतलब होता है 1/10 और डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10 नॉर्मल, जिसमें n यहाँ पर इसकी मात्रक को प्रदर्शित करेगा। कई बार इसको n/10 दिया जाए तो यहाँ पर n/10 में n जो दिया गया है ये मात्रक को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हटा करके सांद्रता की जगह मान रखना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको R दिया गया है, R यहाँ पर प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, 30 ओम के रूप में ये प्रदर्शित किया गया है। अब चूंकि R दिया गया है तो सबसे पहले आप K ज्ञात करिए। अतः यहाँ पर आप लिखेंगे, अतः K बराबर हो जाएगा, या यहाँ पूरा लिख सकते हैं, मान समीकरण या विशिष्ट चालकता के सूत्र में रखने पर, तो मानों को इस सूत्र में रखा जाए तो K बराबर आ जाएगा 1/R की जगह हो जाएगा R की जगह 30। G का मान आपको कितना दे रखा है ये आप लिख दीजिए, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे कोशिश करें न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करें उनकी मात्रक आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसकी सही आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर G का मान अर्थात सेल स्थिरांक का मान दे रखा है 1.8 और इसको ब्रैकेट के अंदर मात्रक के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओम और सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में प्रदर्शित किया जाए, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके K का मान। हल नहीं करना है, सारे मान रखने के बाद लास्ट में हल करना है। तो ये जो K दिया गया है इसका मान अब यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ लिख दोगे K का मान रखने पर क्या स्थिति आएगी, ये हो जाएगा, आप n भी कह सकते हैं, तो n व K का मान रख दीजिए। तो लैम्डा इक्विवेलेंट आप दोबारा वापस लिखेंगे और ये मान आप साथ में लिखते जाएं, एग्जाम में जरूर ध्यान रखना, नहीं तो हम क्या करते हैं सूत्र लिख देते हैं, कई बार बराबर का चिन्ह भी नहीं लगाते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करें सूत्र के अंदर जिसके भी इक्विवेलेंट मान रख रहे हैं आप लिखते जाएं, ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और एग्जामिनर भी इससे परेशान नहीं होगा। तो लैम्डा इक्विवेलेंट के अंदर K का मान यदि मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा अपने 1.8/30 इंटू 1000 की जगह 1000 कर दीजिए। नॉर्मलता 1/10 है तो मैं 1 लिख देता हूं, 10 चला जाएगा ऊपर और इस तरीके से ये मान रख दिए। उसके बाद सबसे पहले दशमलव हटाइए, नीचे भाग में एक 0 लगेगा, ये 10 इससे कट जाएगा। उसके बाद में एक 0 ये इससे भी कटेगा और 3 को 6 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपके पास में 6, 2 0 आगे हैं लगा दीजिए और इसका मात्रक आ जाएगा साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति तुल्यांक के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं और ये दिए गए प्रश्न का आपके आंसर हो जाता है। तो सर्वप्रथम प्रश्न में पूछा क्या है उसका सूत्र आना चाहिए, फिर सूत्र में जो आप स्थिरांक काम में ले रहे हैं उन स्थिरांकों के या तो मान प्रश्न में दे रखे होंगे, नहीं दे रखे हैं तो जिसका मान नहीं दे रखा है उसका सूत्र लिखिए और उस सूत्र में जो भी मान दे रखा है उस आधार पर सूत्र को व्यवस्थित करिए। व्यवस्थित करने के बाद मान रखिए, हल नहीं करना है अभी। उसके बाद में इन मानों को सूत्र में सूत्र देख के एज इट इज रखने हैं और उसके बाद में लास्ट में हल करके अंतिम परिणाम को मात्रक सहित प्रदर्शित करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में पूछे जाते हैं इस टाइप के पहले सवाल को हम सरल करते हैं। सेकंड में बात कर रहा हूं चल सीमा विधि द्वारा एक अभिगमन पद्धति से पॉइंट या 0.02 NaCl सोडियम क्लोराइड दे रखा है, विलयन और कैडमियम क्लोराइड CdCl2 की सीमा 2070 सेकंड में समय दे रखा है। 0.0016 एम्पियर विद्युत प्रवाहित करने पर 6 सेंटीमीटर विस्थापित होती है। यदि नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो सोडियम का अभिगमनांक ज्ञात करिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने चल सीमा विधि जो पढ़ी है उसी से रिलेटेड प्रश्न है और इसमें हम किसका अभिगमनांक ज्ञात कर रहे हैं, सोडियम का अभिगमनांक। तो यहाँ पर आप आंसर लिखना प्रारंभ करिए। हम ज्ञात कर रहे हैं सोडियम का अभिगमनांक।
पहले हमने सूत्र लिया था H प्लस आयनों के अभिगमनांक का, तो सेम वही सूत्र यहाँ पर रहेगा। सिर्फ आपको सांद्रताएं A का मान, L का मान और Q का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट मैं सूत्र लिख देता हूँ AL। अगर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तो AL की जगह आप आयतन सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर AL दिया हुआ है इसलिए यही सूत्र लिख रहा हूँ। N कैपिटल A स्मॉल लेटर L डिवाइडेड बाय 1000 और फिर है विद्युत की मात्रा Q के रूप में प्रदर्शित की गई है। वापस ध्यान देना, यहाँ पूरे मान फैराडे के रूप में आने चाहिए, तभी TNA प्लस अर्थात सोडियम का अभिगमनांक सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपके पास में अब सूत्र के अंदर जो मान दिए हैं उनमें से कौन से मान प्रश्न में दे रखे हैं। प्रश्न में दिए गए मानों में सबसे पहले N चेक करिए। N का मान सांद्रता के रूप में NaCl की सांद्रता दे रखी है 0.02 नॉर्मल। इसके अलावा A का मान जो कि क्षेत्रफल है, नली का काट क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये आपके दिया हुआ है, ये है 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मात्रक सहित लिखें, जरूर ध्यान रखना, ताकि कहीं पर भी यदि पद्धति में परिवर्तन है तो आप उसको सरल कर सकें या सही कर सकें। उसके बाद में दिया गया है 6 सेंटीमीटर विस्थापित सीमा का मान, और विस्थापित सीमा का मान L हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। मात्रक लंबाई का दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद में क्या बचा, N दे रखा है, A दे रखा है, L दे रखा है, Q नहीं दिया हुआ है। तो आप वापस क्या करेंगे, Q यहाँ पर ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। Q यहाँ पर विद्युत की मात्रा है, जो कि विद्युत धारा I इंटू समय सेकंड में, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर Q का जो मान रख रहे हैं वो किस में रखना है, फैराडे में। और यदि मैं एम्पियर इंटू सेकेंड करता हूं तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे इसको फैराडे में बदलना है, तो 96500 कूलाम का भाग दे दिया जाए तो ये फैराडे में बदल जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक फैराडे लगभग 96500 कूलाम के बराबर होता है, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर है। ऐसी स्थिति में Q का मान ज्ञात करने के लिए अब हमें और क्या चाहिएगा, Q ज्ञात करने के लिए एक तो I चाहिए, I विद्युत की मात्रा है, T समय है, कितनी देर तक विद्युत की धारा इसमें प्रवाहित की गई है, तो I यहाँ पर विद्युत की धारा एम्पियर में और T सेकंड में समय होना चाहिए। Q यहाँ पर आप ले रहे हैं, उसमें 9650 का भाग दे दिया है, तो ये मान किस में आ जाएगा, फैराडे में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में देखें I का मान, कैपिटल I विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मान आपको मात्रक से पहचान सकते हैं, एम्पियर में दे रखा है, और ये है आपके पास में 0.0016 एम्पियर। कैपिटल में लिखें या फिर आप शॉर्ट में एम्पियर लिखकर दर्शा सकते हैं, वैसे सही है एम्पियर के रूप में हम इसको प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा क्या स्थिति रहती है, T समय, T समय कितने होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, 2070 सेकंड द्वारा तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। ऐसी स्थिति में अब आपके पास देखिए NaL 3 मान आ गए, Q ज्ञात करने के लिए IT दोनों आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम Q का मान और इन सभी को इस सूत्र में रख करके हल करें तो आप अभिगमनांक सोडियम का ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर Q निकालता हूँ। Q की जगह हम रखेंगे यहाँ पे I यहाँ पर दे रखा है 0.0016 इंटू T आपको दे रखा है 2070 डिवाइडेड बाय 96500। हल नहीं करना है, मात्रक जरूर लिख दें, और उसके बाद में ये कैपिटल F के रूप में लिखा गया है। उसके बाद में आप Q का मान यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ आप शब्दों में लिख सकते हैं Q व NaL का मान रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो T सोडियम आयनों का अभिगमनांक आ जाएगा। Na की जगह रख देता हूं मैं 0.02, A की जगह आपको दे रखा है 0.12, इसके अलावा L की जगह दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू Q की जगह मान दे रखा है 0.0016 इंटू
मैं ये हटा रहा हूँ, मान उधर रखे हुए हैं, बाकी मैंने ले लिए। उसके बाद में आप यहाँ पर Q का मान रखें, Q दिया हुआ है 0.0016 इंटू हो जाएगा 2070 और डिवाइडेड बाय है 96500, तो ये डिवाइड वाला मान ऊपर चला जाएगा 96500। अब यदि आप इस मान को सरल करते हैं तो परिणाम के रूप में आपके ये मान आता है 0. आंसर मैंने लिख रखा है 419 आता है, जिसको हमने लगभग 0.42 के रूप में प्रदर्शित किया है। चूँकि यहाँ पर फैराडे बटा फैराडे है, इसलिए अभिगमनांक का कोई मात्रक नहीं होगा। इसी रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार के यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो धैर्य के साथ सूत्र याद रखना है, पहली चीज है। दूसरा नंबर मात्रक याद रखने हैं, कौन सा मात्रक ऊपर लिया है, कौन से मात्रक से ये मात्रक परिवर्तन होता है, ये प्रक्रिया सारी पता होगी तो आप सूत्र याद रखते हुए सभी मानों को रखकर सरल करें तो इस तरीके से राइट आंसर प्राप्त हो जाता है। और यही प्रक्रिया आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में काम में लेनी है। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग सभी चैप्टर्स के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि बड़े प्रश्न के अंदर एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, ये है सोडियम क्लोराइड की विलयन की तुल्यांक चालकता 98.4 महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या प्रति तुल्यांक तथा सोडियम व क्लोराइड आयनों की आयनिक चालकताएं क्रमशः मान के रूप में दे रखी है, तो विलयन के वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करिए कितनी आती है। और यह आपने सूत्र के रूप में पढ़ रखा है, जिसका मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ कोलराउस नियम में। कोलराउस नियम के अंदर आपने ये प्रक्रिया पढ़ रखी है कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघटय या प्रबल विद्युत अपघटय, वापस ध्यान रखना दुर्बल और प्रबल दोनों विद्युत अपघटयों के आयनन की मात्राएं हम इसी सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। डीबाई-हकल ओनसागर समीकरण जो दे रखी है वो केवल प्रबल विद्युत अपघटयों के लिए है, लेकिन उससे रिलेटेड प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं आता है। तो इसलिए अगर प्रश्न पूछा है तो हम सरलतम तरीके से अल्फा या वियोजन की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो कोलराउस नियम से वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होता है किसी निश्चित सांद्रता पर तुल्यांक चालकता बटा अनंत तनुता पर उस विद्युत अपघटय की चालकता। अगर हमने ऊपर तुल्यांक ली है तो नीचे भी तुल्यांक, लेकिन वास्तव में हम यहाँ मोलर चालकता लेके प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो विद्युत अपघटय लिए जाते हैं वो एक निश्चित सूत्र भार के रूप में या फिर आणविक सूत्र के रूप में दर्शाए जाते हैं या लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मोलर चालकताओं के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए अल्फा वियोजन की मात्रा दी गई, चालकता का मान और अनंत तनुता पर चालकता का मान। अनंत तनुता पर चालकता हम स्वतंत्र आयनों के स्वतंत्र अभिगमन नियम, जिसको कोलराउस नियम कहते हैं, उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। इसलिए अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वह उस विद्युत अपघटय द्वारा उत्पन्न किए गए धनायन और ऋणायन, चूंकि यहाँ पर धनायन NaCl के अंदर Na है और Cl माइनस ऋणायन है, इन दोनों की जो अनंत तनुता पर आयनिक चालकताएं हैं ये अनंत तनुता पर ली जाती है। तो इन दोनों का योग भी करने के बाद इस NaCl विद्युत अपघटय की हम मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पृथक पृथक दे रखी हैं। ऊपर तुल्यांक चालकता का मान भी दे रखा है, मात्रक दोनों के आप चेक कर लेना। यहाँ मात्रक नहीं दिया है, नहीं दिया तो एज इट इज रख दीजिए। अगर मात्रक दिया होता तो हम मात्रक कंपेयर करते, सेम होने चाहिए, उसके बाद ही सही परिणाम प्राप्त होता है। तो अब आपने यहाँ पर मात्रक एक का दे रखा है, दूसरे नहीं दे रखे हैं, तो उनको छोड़िए, आप सीधे मान रखिए, यही आपका आंसर होगा। लेमडा की जगह 98.4 लिखेंगे। लेमडा वाई का मतलब है दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता। उसके बाद में अनंत तनुता पर मोलर चालकता स्वतंत्र आयनों के अभिगमन के द्वारा जो हमने कोलराउस नियम से ज्ञात की है जोड़ करके वो लिखिए और परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अल्फा या वियोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अल्फा वियोजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है और इसका मान यहाँ पर एग्जैक्ट रूप से आएगा 0.9035।
उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और वो है एक मूल एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल विद्युत अपघटय है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का वियोजन स्थिरांक ज्ञात करिए, अर्थात अल्फा आपको ज्ञात करना है, वियोजन स्थिरांक Ka ज्ञात करना है। तो वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। यदि वियोजन की मात्रा आपको दे रखी है 12.60% और विलयन का आयतन दे रखा है V। अब पहली चीज आपको ध्यान रखना, अगर अल्फा आप ज्ञात करना चाह रहे हैं, प्रतिशत में दिया है, तो आप क्या करेंगे, अल्फा ज्ञात करने का तरीका क्या है, अल्फा बराबर होता है, अगर आपको प्रतिशत मात्रा दे रखी है तो प्रतिशत मात्रा अपॉन क्या हो जाएगा 100, और वापस ध्यान देना प्रारंभिक मात्रा उस विद्युत अपघटय की कितनी दे रखी है उससे गुणा करना पड़ेगा। जैसे यदि मैं A लेके चलता हूं तो प्रारंभिक मात्रा की जगह A लिखेंगे, और चूंकि यहां पर एसिटिक अम्ल की प्रारंभिक मात्रा 1 मोल दे रखी है तो प्रारंभिक मात्रा की जगह क्या रखेंगे 1। तो ये जरूर ध्यान रखना, अल्फा ज्ञात करने के लिए प्रतिशत मात्रा 12.60 दे रखी है। अब प्रतिशत मात्रा का मतलब ये है कि यदि 100 मोल एसिटिक अम्ल के दिए गए हैं तो उनमें से 12.6 मोल वियोजित हो रहे हैं, तो 1 मोल में से कितने मोल वियोजित हो जाएंगे, 100 का भाग दे दीजिए, और 1 है तो आपको प्रारंभिक मात्रा की जगह 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि प्रारंभिक मात्रा में कह दे 3 मोल लेके प्रक्रिया दर्शा रहे हैं तो वहां आपको प्रारंभिक मात्रा की जगह 3 से गुणा करना है। तो मैं यहाँ पूरा मान रख रहा हूं, और इसी तरीके से एग्जाम में भी पूरा मान रखते हुए हल करना है। तो यहाँ पर प्रतिशत मात्रा डिवाइडेड बाय 100 और प्रारंभिक मात्रा 1 मोल दे रखी है, गुणा करेंगे तो ये हल होकर के आ जाएगा 0.126, और ये आपके अल्फा अर्थात एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर वापस कोलराउस नियम के अनुप्रयोग की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघटयों के आयनन की मात्रा Ka ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर Ka क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे। सूत्र के अंदर आपको दे रखा है Ka का मतलब एसिड, K का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है C⁴/1 माइनस अल्फा। ये हमने सूत्र के रूप में पहले व्युत्पन्न कर रखा है, सिर्फ उसका यहाँ पर मान रख रहे हैं। और ये ओस्टवाल्ड तनुता सिद्धांत की सहायता से और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का उपयोग करते हुए प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा Ka = C⁴/1 माइनस अल्फा। अल्फा का मान यहाँ पर दे रखा है, लेकिन C नहीं दिया हुआ है, तो C यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेशन या सांद्रता। और अगर सांद्रता ज्ञात की जाती है तो सांद्रता हमेशा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अगर लीटर की जगह आयतन आपको अलग से दे रखा है तो आप C के व्युत्क्रम के रूप में V लिख सकते हैं। और C यहां पर कैसे काम में लेना है ये जरूर ध्यान रखना। 1/V मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एसिटिक अम्ल की प्रारंभिक मात्रा कितनी दे रखी है, 1 मोल। तो आंसर आता है 1 मोल प्रति लीटर, इसलिए हमने 1/ आयतन जो भी दे रखा होगा यहाँ रख करके इसको हल कर देते हैं। लेकिन यदि आपके मूलों की संख्या भिन्न होती तो हम सांद्रता बराबर मोल बटा आयतन लिखते, तो मोल जितने दिए हुए उसका मान रख करके आयतन प्रदर्शित करिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मोल अपॉन आयतन, लीटर में मोल 1 है, लीटर में आयतन आपको दे रखा है 1000 लीटर, और मात्रक इसका जरूर लिखें और उसी का उपयोग यहाँ पर करना है। लीटर में आएगा क्योंकि सांद्रता यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है मोल प्रति लीटर या मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब, और उसी रूप में इसको काम में लेंगे। तो अगर मैं ये सूत्र मॉडिफाई करके ऐसे लिख दूं तो चेक करिए सही है या नहीं है। α² अपॉन हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और गुणा किससे हो जाएगा, आयतन से। आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। उसके बाद में आप मान रखें, यहाँ पर मैंने C की जगह 1/V सीधा ऊपर रख रखा है, ऐसे भी सरल कर सकते हैं। और फिर अल्फा का मान रख दिया, V नीचे आ जाएगा तो V का मान नीचे रख रखा। आप चाहे इस सूत्र से डायरेक्ट मान रख सकते हैं, और मान रखने के बाद हल करेंगे तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल के लिए Ka का मान अर्थात एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 × 10⁻⁻5 प्राप्त हो जाता है। तो यही है आपके कोलराउस नियम और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसमें सामान्य विद्युत अपघटन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कुछ सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
आयनिक गतिशीलता से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो प्रश्न जिस तरह का है उनके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको सूत्र लेकर के अच्छी तरह से करने हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन DHO समीकरण हम इसके साथ में चैप्टर में दे रखी है, तो वो प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए उस समीकरण की भी चर्चा करेंगे और उसके बाद में ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।